नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद लिया हालात का जायजा। विमान हादसे के बाद घटनास्थल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन क्रैश के बारे में ली विस्तृत जानकारी। जीवित बचने वाले एकमात्र घायल यात्री से की बात। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की साइट पर पूरा इलाका सील। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हादसे की जांच शुरू। एनएसजी और फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद। इजरायल का ईरान पर हमला। परमाणु और सैन्य ठिकाने निशाने पर। भारत की ओर से अपने नागरिकों को सलाह, सतर्क रहें और अनावश्यक गतिविधियों से बचें। और पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि अहमदाबाद में कल हुए भीषण विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद के हालात की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम ने घटनास्थल को देखा और हादसे से जुड़ी बारीकी से जानकारी भी ली। पीएम ने उस हॉस्टल भवन को भी देखा जो विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी उन्हें बारीकी से जानकारी दे रहे थे और साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद, और प्रधानमंत्री ने इस दौरान बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया और जायजा लेते हुए तमाम अधिकारियों ने उन्हें बारीकी से जानकारी दी। साथ में नागरिक उड्डयन मंत्री भी और गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के मौजूद रहे। तो आपको बताएं कि कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 242 यात्री सवार थे। 241 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। पीएम अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मिले और उन सभी का हालचाल जाना। तो घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने घायलों से बातचीत की, उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जाना, डॉक्टर से भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने, और एयर इंडिया के विमान में सवार जो एकमात्र यात्री बचे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, वो उपचाररत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे भी बातचीत की और उनका भी हालचाल जाना। हादसे और हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं।
हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी किया और उन्होंने कहा कि जो तबाही का ये मंजर है ये बेहद दुखद है। त्रासदी में परिजनों को खोने वाले लोगों के साथ अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री ने एक्स के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। पीएम ने उन सभी का हालचाल जाना, घायलों से बात की है हमारे संवाददाता नीरज ने। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी क्रैश होने के बाद कई सारे लोग घायल हुए थे। इस समय हम अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, आपको बता दें कि 32 जो घायल हैं उनका जो इलाज है वो इस हॉस्पिटल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंचे थे और जो घायल लोग हैं उनका हालचाल भी जाना प्रधानमंत्री ने। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। हमको मिलकर गए, हमारी चिंता बहुत करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। यह इलाज बहुत अच्छा चल रहा है और सर्विस बहुत अच्छे दे रहे हैं। कुछ बताएंगे कि ये हादसा हुआ था जब आप बता रहे थे कि 50 फुट दूर पे थे, कैसे हुआ था अचानक? मैं जब 50 फीट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता वो अग्नि मेरे सामने आई। हॉस्पिटल का ये कहना है कि अभी सब आउट ऑफ डेंजर हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है और बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज़ आया, धमाका हुआ ना, आवाज़ आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़म दौड़ करने लगी थी। फिर धुआं निकला ना, फिर पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है। आप उस समय वहीं थे जब ये हादसा हुआ था? क्या कर रहे थे उस समय? मैं इसमें खाना खा रहा था जी मैं उस टाइम। फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है, फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो हमें पता चला। बहुत तेज आवाज़ हुई एकदम से, तो देखने लगे इतने ही एकदम सारा मलबा ऊपर आ गिरा। बाहर से फिर लोग आए निकालने, तो फिर मेरे को उन्होंने निकाला। प्रधानमंत्री आप लोगों के पास आए और क्या प्रधानमंत्री बोल के गए? उन्होंने तबीयत के बारे में पूछा और हमें तो अच्छा ही लगा। उन्होंने पूछा, आके पूछा। तो ये आपने देखा, ये तमाम सर्वाइवर हैं जो इस हादसे में घायल हुए थे। इनका जो इलाज है इस समय चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे और जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी करी है और दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। विश्वास कुमार से बात की है हमारे संवाददाता नीरज ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएँ, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली
5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान को आज एहतियातन उतारना पड़ा है, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। सुरक्षा कारणों से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का विमान, लेकिन एहतियातन रूप से आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। इस विमान की विमान संख्या AI 379 सुरक्षित रूप से इसकी लैंडिंग कराई गई है। एहतियातन तौर पर लैंडिंग कराई गई एयर इंडिया का ये विमान, जो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा था। फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सुरक्षा संबंधी खतरा बताया जा रहा था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बताएं कि बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया का एक विमान जो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली की ओर आ रहा था, लेकिन एहतियातन तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा संबंधी खतरा सामने आया, जिसे ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बताएं कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का विमान, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। विमान संख्या AI 379, जिसे सुरक्षित रूप से उतारा गया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और बताया जा रहा है कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। सुरक्षा संबंधी खतरे को भांपते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये एक बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। एयर इंडिया के विमान संख्या AI 379, जिसकी सुरक्षित रूप से लैंडिंग कराई गई, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा संबंधी खतरा विमान को लेकर के सामने आया, जिसकी वजह से इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का विमान, जिसे एहतियातन तौर पर उतारना पड़ा, यानी कि लैंडिंग करानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा संबंधी खतरे के अंदेशे को देखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान संख्या AI 379, जिसे सुरक्षित रूप से लैंडिंग कराई गई और बताया जा रहा है कि विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। फुकेट से दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा था ये विमान, एयर इंडिया का विमान, जिसकी संख्या AI 379
जिसे आपात लैंडिंग करानी पड़ी। सुरक्षा संबंधी खतरा सामने आया। सुरक्षा संबंधी खतरा इसकी वजह बताई जा रही है और इसकी वजह से आपातकालीन लैंडिंग विमान की करानी पड़ी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? एयर इंडिया का ये विमान जो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा था, लेकिन सुरक्षा संबंधी क्या कुछ खतरा नजर आया जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो फ़्लाइट है ये फ़्लाइट का था AI 379। तो ये फ़्लाइट फुकेट से चली थी और ये फ़्लाइट दिल्ली में आनी थी। तो जब ये फ़्लाइट चली थी उस टाइम पे एक मैसेज जो पायलट है उनको मिला, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको एक जगह पे ये मैसेज लिखा हुआ दिखा एक थ्रेट का। तो जब ये मैसेज आया तो उन्होंने जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके चलते उन्होंने ये जो फ़्लाइट है इसको वापस लेके गए फुकेट में। और जब ऐसा फुकेट में लेके जाते तो इसमें एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया। उस प्रोसीजर के चलते सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको उतारा गया, निकाला गया और पूरी फ़्लाइट की जो फ्रिस्किंग की गई, पूरी फ़्लाइट की फ्रिस्किंग की गई, उसमें कुछ उनको ऐसा आपत्तिजनक या फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मिला। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर के चलते वो जो फ़्लाइट है उसको वापस लेके आया गया, चेकिंग की गई और उसमें से कुछ निकला नहीं। और अब हम लेकिन चूंकि एक पूरा प्रोसीजर है, वो एक पूरा सिस्टम तैयार होता है जब भी इस तरीके की कोई जो डिसीजन लिया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा समय लगेगा। सारी चीज़ें देखा जाएगा, किसने वो मैसेज लिखा, किसने दिया, उसके बाद फिर ये फ़्लाइट को फिर से वापस रवाना किया जाएगा। ये जो अभी हमारे पास जो अभी इस वक्त खबर आ रही है वो ये है। तापस, कितनी बजे, क्या वो समय था जिस समय में इस विमान ने उड़ान भरी थी और कितने समय के बाद इसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी? क्या किसी तरह की कोई जानकारी सामने आई है इस वक्त? देखिए, जो हमें बताया जा रहा था कि फ़्लाइट जो थी उसमें करीब 130 के ऊपर लोग थे और ये जो निकल गई थी, ये इसका समय एग्जैक्टली मेरे पास अभी नहीं है, मैं देख के बताता हूँ आपको। लेकिन हमें जो बताया गया था, हाँ, ये करीब 10 बजे का समय था जो बताया जा रहा है। जो 10 बजे के समय तो पायलट थे उन्होंने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उन्होंने कहा कि शायद कुछ ऐसा आपत्तिजनक लिखा गया है जो बाथरूम था उसके दरवाजे पे। तो इसी के चलते जो पायलट है उन्होंने सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको तवज्जो दी जाए और इसी वजह से उस एयरलाइन उन्होंने जो इमरजेंसी प्लान है वो एयरलाइन ने उसको एक्टिवेट किया। उसी के चलते प्लेन वापस आया फुकेत एयरपोर्ट पे करीब 11:37 सुबह के 11:37 पे। तो ये अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो फुकेत एयरपोर्ट के वहाँ से हवाले से जो आ रही है खबर, वो ये है। जी, बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली की ओर एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन सुरक्षा संबंधी जो खतरा नजर आया उसको देखते हुए उसकी आपात लैंडिंग कराई गई। प्राथमिक तौर पर जो कुछ जानकारी सामने आई है वो हमारे संवाददाता हमसे साझा कर रहे थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है और घायलों में से अधिकतर खतरे से बाहर हैं। ताज़ा स्थिति को लेकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी से बात की है हमारा नीरज ने। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, जब वो क्रैश हुई उस समय कई सारे लोग उस रिहायशी इलाके में थे जो चपेट में आए और उनमें कई लोग घायल हैं जिनका सिविल हॉस्पिटल में इलाज है वो चल रहा है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर राकेश जोशी जी भी हैं। राकेश जी, अभी क्या स्थिति है, कितने यहाँ पर लोग हैं और क्या ये माना जाए सब आउट ऑफ डेंजर है? ये जहाँ पर क्रैश हुआ वो जगह हमारे स्टूडेंट की मैस है, वहाँ लोग खाना खा रहे थे और उसी बिल्डिंग पे आके ये फ्लाइट गिरी और उस टाइम पे अफरा तफरी हुई। लेकिन पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफ़ी लोग ओपीडी बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फ़िलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर, और इस वार्ड जो C7 वार्ड है इसमें 22 लोग हैं और हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है, और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है। कोई रैपिडो वाला ड्राइवर है जो कुछ देने जा रहा था वहाँ। इस हिसाब से आसपास के जो
प्लेन में नहीं सवार थे, ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई, और सिविल हॉस्पिटल सबसे नज़दीक, और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड दे आर प्रॉबेबली, एक पेशेंट हमारा अभी आईसीयू में है और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में हैं जिनको थोड़ा बहुत बर्न्स है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बर्न्स है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है। तो जो केस यहाँ पर हैं, जैसे आप बर्न के केस बता रहे हैं, तो उसको लेकर इंतजाम प्रॉपर है यहाँ पर? यस, हमारे पास पूरा बर्न्स यूनिट है, एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, बर्न्स वार्ड है, तो पूरे इंतजामात है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस डॉक्टर है, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, एंड सारे लोग बहुत ही लागनी से जुड़ के काम कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को अच्छा करके यहाँ से विदाई करने की सोच रखते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि अभी जितने लोग यहाँ पर हैं एडमिट थे, और इसमें कई सारे मेडिकल स्टूडेंट भी हैं जो उस क्रैश प्लेन की चपेट में आए थे, और इन लोगों का जो अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज चल रहा है। इलाज की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, किसी तरह की कोई जो परेशानी है वो इन पेशेंटों को नहीं होने दी जा रही। और ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का चमत्कार ही है, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ उस समय ये लोग आसपास ही थे, और लेकिन सुरक्षित यहाँ पर पहुँचे, सिविल हॉस्पिटल पास ही था, और यही कारण है कि इनका बेहतर तरीके से इलाज भी संभव हो पाया। 32 टोटल लोग हैं जो खतरे के, कह सकते हैं कि अब खतरे से बाहर हैं। 1 और 2 पेशेंट हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में DNA सैंपलिंग का काम चल रहा है। ये वही तस्वीरें हैं, वही दृश्य हैं जहां DNA लिया जा रहा है, DNA सैंपल लिया जा रहा है। कल एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके बाद हमने देखा तुरंत हेल्प डेस्क बनाया गया, टोल फ्री नंबर जारी किए गए और DNA सैंपलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। परिजनों के DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि जो लोग मृतक हैं उनकी पहचान हो सके और परिजनों को उनके शव सौंपे जा सकें। अहमदाबाद में फॉरेंसिक टीम AI-171 विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंची है। टीम हादसे के कारणों की जांच करेगी। तो ये वो दृश्य है जहां फॉरेंसिक टीम के सदस्य, पूरा दल पहुंचा है और क्या कुछ इस दुर्घटना के कारण रहे, बारीकी से इसकी जांच की जाएगी। वो तमाम तथ्य जुटाए जाएंगे, वो सुराग जुटाए जाएंगे ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस दुर्घटना की वजह क्या थी। तो फॉरेंसिक की टीम और साथ ही साथ NSG की टीम भी मौके पर पहुंची है। दुर्घटना स्थल का ये टीम जायजा ले रही है, साक्ष्य जुटाने का काम कर रही है ताकि हादसे की वजह पता लगाई जा सके। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। ये जानकारी नागरिक विमान मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने दी है। सोशल मीडिया X पर उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद में हुई दुखद घटना के बाद
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के निर्धारित इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए कई विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रही है और ये समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। कल हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन नागरिक विमानन मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और मुझे घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार जांच शुरू कर दी गई है। घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। Very tragic and very horrific, and even till now I have to say I'm in a state of shock. Try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately, the fire department. और इसी कड़ी में अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें जरूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बोइंग के CEO कैली ऑटबर्न ने कहा है कि हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के प्रियजनों के साथ साथ अहमदाबाद में प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से बात की और पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। चीन के उप विदेश मंत्री सन वेइदोंग भारत की यात्रा पर हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई और इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने 27 जनवरी 2025 को बीजिंग में अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हुए विकास की समीक्षा की। विदेश सचिव ने इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के सहयोग की सराहना की। उन्होंने जल विज्ञान संबंधी डेटा के प्रावधान और अन्य सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए सीमा पार नदियों में सहयोग के लिए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अप्रैल 2025 की बैठक में हुई चर्चा का उल्लेख किया और इस पर प्रगति की उम्मीद भी जताई। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने में शामिल कदमों में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है। और लद्दाख के द्रास में भारतीय सेना ने टोलोलेंग एक्सपीडिशन के साथ आज ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई। ये सभी कार्यक्रम 26 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे, जिनका उद्देश्य राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों की अदम्य भावना, बलिदान और साहस को सम्मानित करना है। ये एक ऐसा दिन जो समस्त देशवासियों के दिलों में गौरव और श्रद्धांजलि के भाव से अंकित है। ये वो दिन है जब 1999 में भारत ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहां से भागने के लिए विवश करके देश की रणनीतिक चोटियों को फिर से प्राप्त किया था।
रुक करते हैं अगली खबर का। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कई ऑनलाइन रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार बड़े यूपीआई लेन देन पर एमडीआर लगाने की योजना बना रही है। एमडीआर तत्काल भुगतान के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा कारोबारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। सरकार एमडीआर शुल्क को 2020 में ही समाप्त कर चुकी है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने पहले भारतीय गगनयात्री को लेकर जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन पर नई जानकारी साझा की है। इसरो प्रमुख ने वी नारायणन के हवाले से आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि इसरो, नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ज्वेष्टा मॉड्यूल में देखी गई समस्या को जिम्मेदारी के साथ हल करने के लिए काम कर रहा है, जिसके कारण एक्सियोम मिशन 4 यानी कि X4 में देरी हुई है। सुरक्षा और मिशन की अखंडता हमारी शीर्ष प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का, जहां इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया है, जिसमें परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद तेहरान के मुख्य हवाई अड्डे इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की भी खबर है। वहीं परमाणु वैज्ञानिक फैरदुन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की भी मौत की खबर है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पहला चरण पूरा कर लिया है, जिसमें ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु लक्ष्यों सहित दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। इसके अलावा इजराइल ने एहतियात के तौर पर विशेष आपातकाल की घोषणा भी की है। हमले के बाद इराक ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और सभी इराकी हवाई अड्डों पर हवाई यातायात निलंबित कर दिया गया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले का असर वैश्विक बाजारों पर देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में 9% से अधिक का इजाफा देखने को मिला। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में 9.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड वायदा 9.07% बढ़कर $75.65 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जो 27 जनवरी के बाद से उच्चतम $78.50 के इंट्राडे उच्च स्तर को छूने के बाद हुआ। इस उछाल के बाद रेट $74.47 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में 9.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस उछाल के बाद रेट $76.61 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक अरब देशों के बीच बढ़े टेंशन की वजह से ग्लोबल ऑयल की कीमतों में 20% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं ईरान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से अनुरोध है कि वो सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट का अनुसरण करें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। ईरान में बदलते हालात के मद्देनजर हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी कई उड़ानों को डाइवर्ट किया है। एयर इंडिया ने एक सुपर पोस्ट के जरिए बताया कि कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट और कुछ को उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जा रहा है।
यात्रियों को कैंसलेशन पर रिफंड की सुविधा दी जा रही है और जो यात्री रिफंड नहीं चाहते उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लंदन हिथ्रो से मुंबई आने वाले AI-130 को वियना, न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाला AI-102 विमान शारजाह, न्यूयॉर्क से मुंबई आने वाला AI-116 विमान जेद्दा, लंदन हिथ्रो से दिल्ली आने वाला AI-2018 विमान मुंबई और न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाला AI-106 विमान वियना डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा वैंकूवर से दिल्ली जाने वाला AI-188 विमान जेद्दा, दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए AI-101 फ्रैंकफर्ट या मिलान, शिकागो से दिल्ली जाने वाली AI-126 फ्लाइट जेद्दा, लंदन हिथ्रो से बेंगलुरु जाने वाली AI-132 शारजाह की ओर और लंदन हिथ्रो से दिल्ली आने वाला AI-2016 वियना की ओर, वॉशिंगटन से दिल्ली आने वाला AI-104 वियना की ओर और टोरंटो से दिल्ली आने वाला AI-190 फ्रैंकफर्ट की ओर डाइवर्ट किया गया है। और इसके साथ ही कई फ्लाइट्स वापस अपने उड़ान स्थल पर पहुंच रही है। इनमें मुंबई से लंदन हिथ्रो जा रही AI-129 और मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही AI-119 फ्लाइट मुंबई वापस लौट रही है। दिल्ली से वॉशिंगटन जा रहा AI-103 विमान और दिल्ली से टोरंटो जा रहा AI-189 विमान वापस दिल्ली आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य हालात को देखते हुए इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साथ ही इजरायली अधिकारियों व होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने को कहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जिस तरह से हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच तनाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए भारतीय दूतावास की तरफ से नागरिकों को सतर्क रहने के लिए सलाह भी दी गई है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए, सबसे ताज़ा खबर तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें इजराइल के ईरान पर किए गए हमले की जानकारी थी। आपको याद होगा कि इसके एक दिन पहले अमेरिका ने आसपास के देशों से दूतावासों से अपने महत्वपूर्ण राजनयिकों को वापस बुलाने की बात की थी और बुलाया भी था महत्वपूर्ण राजनयिकों को। तो इस तरह से कहें तो यह इजराइल ने जो कार्रवाई की है ईरान के खिलाफ, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ, तो एक अमेरिका के जहन में ये बात थी। तो कह सकते हैं कि मध्य पूर्व में अभी जो स्थिति है एक बार फिर से बहुत ही तनावपूर्ण हो गई है। अभी हमास के बीच में जो संघर्ष है वो खत्म हुआ नहीं कि इजराइल ने अभी ईरान पे हमला किया है, लेकिन इसके पहले इजराइल एक दिन पहले आपको याद होगा कि IAEA ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट को पारित किया गया था। IAEA के जो बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड है, उस गवर्निंग बोर्ड में मेजोरिटी से पास हुआ और मेजोरिटी ने इस बात को कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने के काफी करीब है। तो इस बात ने इजराइल को इस बात के लिए प्रोफेल किया। इजराइल ने जो दावा किया है, मेरी इजराइल के जो एम्बेसी है भारत में, उसके जो प्रवक्ता है गाई नीड, उनसे मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने बताया कि इजराइल को इस बात का पूरा अंदेशा था कि कुछ घंटों में अभी ईरान के पास जो शक्ति है वो कुछ घंटों में हो सकता है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना ले और उसका दावा पेश कर दे। तो हम इस स्थिति से बचने के लिए इस तरह के हमले किए गए हैं ताकि इजराइल इस बात की हिमाकत न करे। तो जो स्थिति है, जो बातचीत से लगता है कि इजराइल की इस बात के इस कार्रवाई के बाद अगर ईरान और अमेरिका के बीच में जो रविवार को होने वाली बातचीत थी वो या तो स्थगित होगी या वो बात प्रीपोन हो सकती है, थोड़ी पहले हो सकती है, या अगर वो बातचीत होगी तो उस पर क्या होगा या अभी कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान और इजराइल के बीच में जो स्थिति अभी बन गई है, ईरान ने भी कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और ईरान ने कई ड्रोन इजराइल के अंदर भेजे हैं। इजराइल की जो IDF है, IDF ने दावा किया है कि 100 ड्रोन ईरान ने भेजे हैं इजराइल में और उसको इंटरसेप्ट करने की इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है।
तो एक तरीके से कहें कि बहुत ही युद्ध की स्थिति अभी ईरान और इजराइल के बीच में बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि इस तरीके से इसको एस्केलेशन को टाला जा सके, लेकिन जो अभी स्थिति है कि अमेरिका या पूरा वेस्ट जो है अभी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए, और इससे चलते ईरान पे अभी काफी दबाव है। ईरान को आगे आने वाले दिनों में एक तरीके से एक निर्णय लेना होगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत ने ईरान और इजराइल दोनों जगहों पे अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा है, अनावश्यक ट्रैवल न करने की बात कही है, और एक ऐसी स्थिति से बचने की बात कही है जिससे कि अगर कोई हमले की स्थिति बनती है तो उसकी चपेट में हुआ है। अखिलेश, इजरायली सेना ने कहा है कि पहला चरण पूरा कर लिया है। इसको किस तरह से समझा जाए कि ये पहला अगर चरण है जिसमें कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत की खबर सामने आ रही है ईरान के, तो क्या आगे और भी चरण रहेंगे? और वहीं ईरान की जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, तो क्या ईरान भी बदले की भावना के साथ कोई और कार्रवाई को अंजाम दे सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे इजराइल की जो मान्यता ये थी कि ईरान जो है कई जगहों पे परमाणु हथियारों के संयंत्र खोल रखे हैं, जिसमें कि एक जो आज जिससे हमला हुआ है वो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मान रहे थे वो कि वहाँ वो हो सकता है संवर्धन की ऐसी स्थिति हो कि वहाँ से वो तुरंत फिसाइल मटेरियल को करके वो परमाणु हथियार बना सकते थे और उसकी घोषणा कर सकते थे। इसलिए इजराइल ने यह बात कही है कि उन्होंने पहला चरण उस जगह पर हमला करके पूरा कर लिया है जिसमें कि जो परमाणु हथियार से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक और कुछ सेना के अफसर भी मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पे यह कहना इजराइल की तरफ से इस बात का संकेत है पूरी दुनिया को कि अभी हम अब हमला नहीं करेंगे, अब ईरान पे निर्भर करता है कि ईरान आगे क्या करता है। निश्चित तौर पे ईरान एक सांकेतिक कार्रवाई कर चुका है, 100 ड्रोन उसमें भेजे हैं। अब इस पर ईरान को निर्णय करना है कि ईरान आगे आने वाले दिनों में या अगले कुछ घंटे में क्या दोबारा कार्रवाई करेगा। अगर दोबारा कार्रवाई करेगा तो जैसा कि इजराइल की पूरी रणनीति से लगता है कि वह भी कार्रवाई करेगा और इसका एक बड़ा परिणाम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो यह ईरान के लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय है। उन्हें अपने देश की जनता को भी समझाना है क्या स्थिति है। उसके अलावा उनके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है परमाणु हथियार से हाथ हटाने का, परमाणु हथियार की बात को भूल जाने का, यह उनके ऊपर बड़ा दबाव है। तो यह बात देखनी है कि ईरान जो है किस तरीके से अब इस स्थिति को संभालता है, क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ से घोषणा कर रखी है कि वो किसी भी हालत में ईरान के हाथ में परमाणु हथियार की ताकत नहीं जाने देगा। पर शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम अगर करना है तो उसके लिए IAEA है, IAEA का पूरा कैमरे लगे रहते हैं, उसकी पूरी निगरानी होती है। उस निगरानी के तहत किसी भी देश को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। अगर वो चाहता है ईरान तो ठीक है, नहीं तो अगर परमाणु हथियार की स्थिति बनेगी तो ईरान के साथ शायद ही कोई देश खड़ा होगा। अखिलेश, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर इसकी बात करें तो जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरह से हवाई हमले की बात सामने आई है, तो इसका अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें तो किस तरह से प्रभाव नजर आ रहा है, क्योंकि तेल की कीमतों पर खास तौर पर प्रभाव पड़ता हुआ सामने है। निश्चित तौर पे ये जो पूरा मध्य पूर्व है, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में तेल का सबसे ज्यादा निर्यात जो है इन्हीं क्षेत्रों से होता है। और एक जो तेल निर्यातक देश है वो उनके अंदर भी एक मार्केटिंग जो उनकी प्रवृत्ति होती है, मार्केटिंग प्रवृत्ति के तहत जब देखते हैं कि कोई क्राइसिस बन रही है तो क्राइसिस में तेल का दाम वो बढ़ा देते हैं। OIC भी इसमें भूमिका निभाता है, UCC भी इसमें भूमिका निभाता है। तो निश्चित तौर पे इन दो ऑर्गेनाइजेशंस है, OPEC है, इन सारी जो संस्थाएं हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब अगर तनाव बढ़ रहा है तो तनाव बढ़ने से तेल के उत्पादन के जो खर्च है उसमें न बढ़ाए, तेल का जो उसकी कीमतें न बढ़ाएं, ताकि दुनिया में एक दूसरे तरीके का टकराव जो एक होता है कि व्यापारिक टकराव या व्यापारिक जो क्षति हो सकती है इस तरह के तेल के दाम बढ़ने से, वो न करें। लेकिन निश्चित तौर पे यह उनका निर्णय होगा और साथ साथ इसमें जो है पश्चिमी देश या अमेरिका का दबाव भी काफी महत्वपूर्ण होता है कि वह कंट्रोल करने के लिए कहे उसे। तो ये एक ऐसा रणनीतिक समीकरण होता है जो तेल देशों के निर्यातक देशों के हाथ में होता है और इसका कई बार वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और दुनिया के अर्थव्यवस्था पे निश्चित तौर पे इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। निर्यात आयात का जो पूरा जो एक जो नेटवर्क है उस नेटवर्क पर, उसकी पूरी क्षमता पर असर पड़ती है। तो यह निश्चित तौर पे प्रभावित करेगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच में कोई
बड़ा संघर्ष होता है तो पूरी दुनिया को एक तरीके से कहें कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि अमेरिका में अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि वे लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती जारी रख सकते हैं। अमेरिकी अपील कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शनों के बीच नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती जारी रखने की अनुमति दे दी। इससे पहले लोअर कोर्ट में ट्रंप को लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की टुकड़ियां तैनात करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले का मतलब ये है कि वो अभी गार्ड की कमान संभालेंगे। हालांकि कोर्ट आखिर में ट्रंप से सहमत होगा ये जरूरी भी नहीं है। लोअर कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगाते हुए नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम के निमंत्रण पर वापस जाने का आदेश दिया। न्यूसॉम ने कहा कि इस गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए मुकदमा दायर किया था। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मिलवाएंगे आपको पुणे के मधुमक्खी मैन से, जिन्होंने उठाया है मधुमक्खियों के संरक्षण का बीड़ा। तो बात होगी सोन हनी की मिठास की, बात होगी वोकल फॉर लोकल की। दिखाएंगे आपको किस प्रकार क्राफ्टेड फाइबर सिक्किम की विरासत को नए आयामों तक पहुंचा रहा है। ऐसी ही अनेक कहानियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए आयुष मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि योग की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने के लिए 10 कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 10 प्रमुख कार्यक्रम हैं: योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, संयोग और योग महाकुंभ। 10 प्रमुख कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। ये कार्यक्रम हर जगह लोगों तक योग के लाभों को पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, जो भारत की लोक शक्ति को सिखाती है। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। योग दिवस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कमर कसकर तैयार है। 21 जून 2015 को योग दिवस की शुरुआत पहली बार हुई। तब से लेकर अब तक योग दिवस का फलक लगातार बड़ा होता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर योग स्थापित भी हो रहा है।
राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता से बीमारियों या संक्रमण से ग्रस्त होने का खतरा कम हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी क्या है, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है और रोग हमें घेरते चले जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें ताकि आप विभिन्न रोगों से, विभिन्न इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता अपने भीतर जागृत कर सकें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रख के, दैनिक योगाभ्यास से और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। सबसे पहली चीज़, अपने आहार में प्रकृति से प्राप्त भोजन का सेवन करें, यानी पैक्ड फूड, विशेष रूप से फ्राइड फूड और शुगर, वाइट शुगर से बने हुए फूड से दूर रहें। यानी जो भी भोजन एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है उसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए थोड़ा समय। और क्या लेना है, जो प्रकृति के सानिध्य में यानी ज़मीन में उग रहा है, सूर्य की रोशनी में उग रहा है, जिसमें 5 हमारे जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, उनका समावेश है, उस भोजन को ग्रहण करें। रात्रि में 7 बजे तक अपना डिनर जरूर कर लें। प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण और वायरस आदि से लड़ने में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी अन्य समस्या की तरह अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एम्पल स्लीप लें, यानी समय से सोएं, समय से जगें। यदि हम योगाभ्यास की बात करें तो उसमें विशेष रूप से आपको प्राणायाम का अभ्यास इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा, सूर्य के लिए कहा गया और प्रत्यक्ष देवता है, तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लें। यदि आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं, संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आप बीमारियों से बच सकते हैं और बेहतर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।